हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो नोटबुक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके बेसिस पे जो भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को, उनको क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले लेक्चर्स आपने नहीं देखा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तभी जाके ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जैसा कि हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी पे लोड बढ़ाते हैं तो उस पे स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। वहां हमने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जरा इसको समझते हैं पहले। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस पे हमने लिए कंसीडर किया है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे हमने लिया है स्ट्रेस। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं पॉइंट ओ से, इस पॉइंट ओ से, राइट। तो क्या कह रहा है, ओ से लेके अगर ए तक अगर हम ये पोर्शन देखें तो हम जैसे जैसे हमने क्या करा, इनिशियली हमने स्ट्रेस बढ़ाना स्टार्ट किया। इट मींस हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे क्या करा, हमने धीरे धीरे क्या करा, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना यानी लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया। लोड अप्लाई हुआ तो वहाँ पे स्ट्रेस हुआ। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करा, स्ट्रेन भी धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। इट मींस अब जैसे यहाँ से मैं इस पोर्शन पे O to A फोर्स हटाएंगे, पहले उसने डिफॉर्म किया, जैसी फोर्स हटी तो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, है ना। तो ये बात आ गई पॉइंट ए तक। O से A फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से शेप चेंज हो रही है, फिर फोर्स हटा रहे हैं तो दोबारा अपनी शेप को रिगेन करने लग रहा है। फिर अगर हम बात करें A से लेके इस B पॉइंट तक, ध्यान से देखें, है ना। A से B तक क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ रहा है। कर्व मींस स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज करने पे स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिगेन कर रहा है बट पहले की तरह इंस्टेंटली नहीं कर रहा, धीरे धीरे रिगेन कर रहा है। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम इलास्टिक पॉइंट या यील्ड पॉइंट। इसको कहते हैं इलास्टिक पॉइंट। क्लियर, इसको बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान दें हम, अब इलास्टिक पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं हम यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अब बात अगर हम जैसे बी से फोर्स यानी लोड इंक्रीज करेंगे, फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं डी तक, तो क्या हो रहा है, बी से डी तक अगर कर्व देखें तो ये कर्व ऐसे जा रहा है। इट मींस जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि हम स्ट्रेस अगर बी से यानी डी तक अगर हम क्या करेंगे, लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे बट स्ट्रेन जो है उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। यानी एक स्टेज ऐसी आ गई है जहां पे हम लोड कम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उससे स्ट्रेस कम हो रहा है बट उसके कंपैरिजन में स्ट्रेन अगर देखें तो स्ट्रेन की वैल्यू तेजी से इंक्रीज होगी। इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट सी है, यहां से क्या कर रहा है, यहां से यानी बी के बाद अगर हम जो रीगेन करने की प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी अभी तक यहाँ पे इलास्टिक बॉडी बिहेव कर रही थी वो यहाँ से इलास्टिसिटी उसकी लूज होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो जो शेप में एक बार चली जाएगी तो धीरे धीरे शेप के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाएगी, शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। तो इस पोर्शन को कहते हैं हम परमानेंट सेट। क्लियर। फिर सी के बाद डी पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से बोला बी पे हम लोड बढ़ा रहे हैं तो डी तक लोड इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन ज्यादा होगा। इस डी पॉइंट पे क्या होगा, इस डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अगर हम डी के पॉइंट के बाद फर्दर लोड बढ़ाते हैं यानी फर्दर अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अब हमें स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्ट्रेस लगाए यानी बहुत मिनिमम स्ट्रेस पे भी जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो बहुत लार्ज हो जाएगी। तो हमारा जो बॉडी है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे उस बॉडी का फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फेलियर मतलब उसके बाद वो बॉडी टूटना स्टार्ट कर देगी, उसका फ्रैक्चर पॉइंट वहां पे आ जाएगा। तो ई होता है अपने पास यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये जो चीज समझा है इसको हम नोट भी करेंगे। अगेन
मैंने इसकी थ्योरी ऑलरेडी पीछे करी है पूरा का पूरा स्टेप्स। तो देखिए पहले बात करें हम O2A, राइट। O2A में क्या कर रहा है, कर्व जो है वो लीनियर है, जैसे कि हमने पीछे देखा था। कर्व लीनियर का मतलब क्या है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। बॉडी क्या कर रही है, रिगेन कर रही है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को। जब अप्लाइड फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो इस पोर्शन में जो बॉडी है वो एज ए इलास्टिक बॉडी बिहेव करती है। क्लियर। सेकंड में अगर बात करें A to B, जब हमने A to B गए थे तो इस रीजन के अंदर A to B में ध्यान से देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं थे, वहां पे एक कर्व बन गया था। ठीक है, बॉडी रिगेन कर रही है ओरिजिनल डायमेंशन को अगेन, ठीक है, जब लोड रिमूव कर रहे हैं। बट जो पॉइंट बी है कर्व पे वो क्या होता है, उसको हमने नाम दिया था यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट, राइट। और उस यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट का जो स्ट्रेस होगा उसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस, जैसे हमने सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट किया था। अब बात करेंगे हम पोर्शन, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे उस पोर्शन की जो पोर्शन कहाँ है, बी के बाद। अगर हम लोड को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, देखिए वो यील्ड स्ट्रेंथ से आगे की तरफ हो गया है, तो स्ट्रेस जो इंक्रीज हो रहा है वो तेजी से होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेन जो होगा वो इंक्रीज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेस, है ना। अगर हम छोटा सा भी चेंज करते हैं स्ट्रेस में, इस पोर्शन कर्व के बीच में ये वाला पोर्शन जो है वो शो करता है, जो हमने बताया पोर्शन बी एंड डी, या डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन पोर्शन बी टू डी। ठीक है, अगर लोड जब लोड रिमूव करते हैं तो किसी पॉइंट सी पे, सी कहाँ पे था, बी और सी के बीच में, बी और डी के बीच में, ठीक है, बॉडी जो है वो रिगेन नहीं करती ओरिजिनल डायमेंशन पर, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे ग्राफ पे समझाया था। इस केस में अगर हम स्ट्रेस जीरो कर देते हैं तो स्ट्रेन जीरो नहीं होता है, ठीक है। और इस पोर्शन पे जो मटेरियल होता है वो परमानेंट सेट की तरफ चला जाता है, यानी जैसी शेप उसने ले ली वही शेप वो परमानेंटली गेन कर लेगा, ठीक है। इट मींस जो इलास्टिक बॉडी थी वो प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो गई है, इसको नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें डी से आगे चले जाते हैं, अगर हम राइट, अब हमने क्या करा, डी से आगे चले गए, पॉइंट डी, ग्राफ पे जो पॉइंट डी है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस, जो मैंने आपको बताया था उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ये होता है। उसके बाद अगर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रेन जो है वो बिना उसके अप्लाई करे भी फोर्स के भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद एक पॉइंट हमें मिलता है पॉइंट डी, जो कि होता है फ्रैक्चर पॉइंट। और इसके बाद किसी भी बॉडी का फ्रैक्चर पॉइंट पे का मतलब होता है किसी भी बॉडी का फेलियर होना स्टार्ट होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे टूटना स्टार्ट कर देगी। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ही है, यानी ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से ही हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई भी, जब भी हम कोई भी चीज हम डिजाइन करते हैं, इवन अपना एक सुई से लेके, नीडल से लेके, और किसी एरोप्लेन के पार्ट्स, रॉकेट के पार्ट्स, किसी भी मशीनरी पार्ट्स जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसी के बेस पे उसको मटेरियल को डिवाइड किया जाता है कि कौन सा मटेरियल किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगा, तो और वो कहाँ से टूटेगा और कितने फोर्स के बाद वो खराब हो जाएगा। ये सब कुछ डिसाइड किसके हेल्प से हम करते हैं, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है। तो जिसको भी आगे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल करना है, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ इनके लिए ये बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को वहाँ पे जाके आप नया सब्जेक्ट के फॉर्म में वहाँ पे पढ़ेंगे और कई बार आएगा इस सब्जेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई। क्लियर, तो चलिए मटेरियल को करते हैं हम क्लासिफाई। तो पहला मटेरियल जो है वो आपने पढ़ा हुआ है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के बारे में हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी मेटल को खींच के वायर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वो हो गया 9th-10th की डेफिनेशन। हमें डेफिनेशन नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के
कर्व के बेस पे इसको कैसे डिफाइन करें। अब 9th 10th का जरा कॉन्सेप्ट उठाओ। हमने मेटल का पीस लिया, उसको खींचा, खींचने का मतलब क्या है, हमने उसको वायर में कन्वर्ट करा। वायर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसका उसके पास क्या है, जैसे हम उसको खींच रहे हैं तो वो रिगेन नहीं कर रही है, यानी उसकी इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए, खत्म करनी है हमें। और इलास्टिसिटी खत्म करने के बाद उसके पास कौन सा बिहेवियर आना चाहिए, प्लास्टिक बिहेवियर, राइट। और प्लास्टिक बिहेवियर के बाद हमें वहां तक लेके जाना चाहिए जिससे कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट है ना अपना बहुत दूर हो, क्योंकि अगर जल्दी टूट जाएगा तो वायर में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो हमें एक ऐसा मटेरियल यूज चूज करना है जिसको हम अगर खींचे वो कन्वर्ट भी हो जाए, जिस शेप में हम यानी वायर की शेप में कन्वर्ट भी हो जाना चाहिए और फ्रैक्चर पॉइंट भी उसका नहीं आना चाहिए क्लोजली। तो यही होता है हमारा डक्टाइल मटेरियल, वो होता है जिसके पास लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है इलास्टिक लिमिट के बाद भी, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट इट मींस जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो इलास्टिक लिमिट से बहुत दूर होता है। एग्जांपल्स हमें पता है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ग्राफिकली समझाते हैं। ये ले लिया हमने इस तरफ स्ट्रेन और ये ले लिया हमने इस तरफ स्ट्रेस। इनिशियली तो देखो सिंपल सा है, ये तो हो गया प्रोपोर्शनल, राइट, यहां तक तो आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद ये आ गया हमारा इलास्टिक पॉइंट, या इलास्टिक लिमिट जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे होता है तो यहाँ पे दूर होना चाहिए कहीं। देखिए ये इसका जो पॉइंट है, इसको दूसरे कलर से हाइड कर देते हैं। ये है इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट और जो ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, जिसको हम फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेकिंग। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जब इसको खींचा जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा जिस शेप में, यानी हमने वायर की शेप में इसको खींचा था, वायर की शेप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम डक्टाइल मटेरियल, तो इसकी हेल्प से चूज किया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अपने पास ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब होता है टूटना, वो मटेरियल जो इजीली टूट जाता है। इजीली कब टूटेगा, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे देखें तो इजीली टूटने का मतलब ये है कि इलास्टिक पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास में होने चाहिए, कि जैसी फोर्स लगे और वो खटैक से टूट जाए, ठीक है। तो वो मटेरियल जिसके पास बहुत स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है और जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत क्लोजली लाई करता है। एग्जांपल सबसे इजी टूटने वाला ग्लास, शीशा जिसे हम कहते हैं, उसको ऐसे सिर्फ इतनी हाइट से भी पटकेंगे हम 2 फीट की हाइट से तो भी वो टूट जाता है। या टाइल्स, जिसके हमारे सिंक, वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट्स बनते हैं, वो मटेरियल भी बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर उसको थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा मोटा सा पत्थर से मारेंगे तो वो टूट जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, अगर ग्राफिकली समझे इसको तो एक तरफ ले लिया वही स्ट्रेन और दूसरी तरफ हमने ले लिया स्ट्रेस। अब क्या होगा इसमें, पहला स्ट्रेस इज डायरेक्टली अपोजिट टू ये इसका। अब इसमें क्या होना चाहिए कि इसका जो इलास्टिक लिमिट है या प्रोपोर्शनल लिमिट जो है ये, और ये हमें क्या है, ये आ गया अपने पास इसका फ्रैक्चर पॉइंट। इट मींस इसका जो प्रोपोर्शनल लिमिट यानी इलास्टिक पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत क्लोज होना चाहिए। देखिए क्लियर, तो ये चीज बहुत क्लोज होगी तो ही वो क्या होगा, जैसी फोर्स लगाएंगे वो प्लास्टिसिटी पे जाने से पहले ही वो टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है अपने पास मेलिएबल मटेरियल। अब मेलिएबल मटेरियल वो होता है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम एक पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। अब शीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फोर्स कैसे चाहिए होगी, कंप्रेसिव, है ना। हम उसे दबाना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बेलन की हेल्प से, तो उस पर हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। पहले वो बॉल होती है जो आटे की, वो धीरे 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 कुछ ऐसे ही हमारा पास मेटल होगा, उसको हमें करना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पिचक रहा है, ठीक है। पिचक रहा है तो अगेन सेम मटेरियल जो इजीली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाना चाहिए अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस।
है ना। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात अगर करें इसकी ग्राफ की, एग्जाम्पल तो हम बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ जरा इसका थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ग्राफ उल्टा क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे फोर्स खींच रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं उसको दबा रहे थे। ग्राफ क्या हो जाएगा, रिवर्स। एक तरफ मैं लगा दिया अप्लाइड फोर्स और दूसरी तरफ ने रख दिया कंप्रेशन, जिसकी वजह से कंप्रेशन। ठीक है, इनिशियली तो सेम चलेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, यह आ गया इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद ये जो पॉइंट है ये है हमारा क्रशिंग पॉइंट, इसको कहते हैं हम, जिसपे क्रश हो रहा है यानी दबा रहे हैं इसको, क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये इलास्टिक लिमिट हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्या करा हमने, पहले स्ट्रेस इंक्रीज किया, एक लिमिट के बाद हमने इसको क्या करा, इलास्टिक लिमिट के बाद वो क्या हो गया, क्रशिंग पॉइंट, हमको क्रश कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे बेलन से रोटी करते हैं, सेम वैसे हम इसको कंप्रेस करे जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो एक शीट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक, नेक्स्ट जो है मटेरियल वो है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के लिए अगर देखना है तो सबसे बेसिक एग्जांपल अपने पास होता है रबड़, सबसे अच्छा एग्जांपल है रबड़। जैसे गुब्बारा यानी बलून जो होते हैं, बलून की शीट अगर हम खींचेंगे, इसमें एक्चुअली क्या होता है, वो मटेरियल है जिसके अंदर स्ट्रेन जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू, हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं लेकिन वो जो बलून होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है, इवन हम फूंक मारते तो भी वो स्ट्रेच करके फूल जाता है, इतना सा बलून जो होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से जो मटेरियल है उसका कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती, यानी इट मींस इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा, तो प्लास्टिक रेंज कम है उसके पास। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इलास्टोमर्स। एग्जांपल के लिए रबड़ या रबर बैंड, और दूसरा इलास्टिक टिश्यू ऑर्टा। ऑर्टा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या हार्ट के अंदर एक टिश्यू, इसमें एक वो होती है, एक जैसे आर्टरी वीन्स होती हैं, ऐसे ट्यूब्स होती हैं, ऑर्टा जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से वो अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए तो फ्लेक्सिबल होता है, तो साइज अपना इंक्रीज और डिक्रीज वो करता रहता है। क्लियर, इसके अगर उसकी बात करें ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ अगेन, एक्स एक्सिस स्ट्रेन, वाई एक्सिस स्ट्रेस, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास इलास्टोमर्स। चलिए इसको कर लीजिए नोट। नेक्स्ट, अब हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। हमारी क्लासिफिकेशन हो गए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, उसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक समझाता हूं, अगर ये स्प्रिंग है, इस पे फोर्स लगाते हैं, हम एक इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगा रहे हैं, तो बार बार वो क्या करेंगे, जैसे इसको खींचेंगे छोड़ेंगे तो तुरंत रिगेन कर लेती है ना। ये क्या कर लेती है, तुरंत रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को। सेम अगर एक रबर बैंड हम यहाँ बांध दें, राइट, ये रबर बैंड है और इस पे फोर्स लगाएंगे, ये भी क्या करेगी, तुरंत रिगेन कर लेती है। लेकिन सारे मटेरियल जो होते हैं वो तुरंत शेप को यानी इमीडिएटली शेप को रिगेन नहीं करते, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है रिगेन करने में, है ना। कुछ बहुत ज्यादा टाइम में रिगेन करते हैं और कुछ रिगेन ही नहीं करते। तो यही होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, जो होता है वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है जो डिले रिगेन करती है, उस फिनोमिना को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय बॉडी। खींचा और वो बॉडी धीरे 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 रिगेन कर रही है, तो उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ऐसा हो गया, वो बॉडी कहलाएगी हमारी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी वो फिनोमिना हो गया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, उस बॉडी का फिनोमिना, प्रॉपर्टी होगी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज, ये दो मटेरियल है। क्वार्ट्ज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये घड़ी में यूज होता है, आपके वॉल क्लॉक में देखने को मिल जाएगा। इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब अगर आप फोर्स लगाते हैं इसमें तो ये तुरंत रिगेन कर लेती है, तो इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कैसा हो गया, बहुत कम। जबकि ग्लास फाइबर का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा। इसको ग्लास फाइबर वो होता है जो फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है,
ठीक है। वो क्या करती है, बहुत धीरे रिगेन करती है, कई बार उसको 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं रिगेन करने में। आपने खींच दिया, कई घंटे बाद वो अपनी शेप में रिगेन आई करेगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्लियर। आप कभी कभी रबर को देखना, ऐसे कर देना, तो उस टाइम रबर बहुत तेजी से खींचना, इतनी फोर्स लगानी है कि टूटने के बिल्कुल करीब चले जाए। इट मींस फ्रैक्शन पॉइंट, जो अपना फ्रैक्चर पॉइंट है, उसके बिल्कुल क्लोज आ गए, लगेगा टूटने वाली, तभी उसको छोड़ दो। और छोड़ने के बाद इनिशियली उसकी लेंथ मेजर करना कितनी थी, और फिर उसकी लेंथ मेजर करना, देखना धीरे 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 वो अपनी शेप को रिगेन करेगी। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आप सब ने अप्लाई किया होगा घर में। जब हमें कोई वायर तोड़ना होता है, काटना होता है, अपने पास प्लास नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उस केस में? उस केस में हम ये वायर है मान लो, तो उसका ऐसे करते हैं, ऐसे 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 मोड़ते रहते हैं, बेंड करते हैं, ऐसे 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 करते 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 एक टाइम आता है वो वहां से ब्रेक हो जाता है। उसी फिनोमेना को कहते हैं हम इलास्टिक, और सॉरी इलास्टिक फटिग। इलास्टिक फटिग क्या होता है? हम रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मटेरियल पे, ये लगा रहे हैं रिपीटिंग ऑल्टरनेटिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। स्ट्रेंथ लॉस होती है, जिसकी वजह से मटेरियल जो होता है वो टूट जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ये वायर है, तो हम इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे रिपीटेड एक बार ऊपर और नीचे ऐसे 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस पॉइंट से टूट जाता है। उस फिनोमेना को कहते हैं हम इलास्टिक फटिग। यहाँ तक क्लियर है अभी तक टॉपिक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और आज का अपना लास्ट टॉपिक, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं, क्योंकि ये मेन जो है इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिकली समझ में आता है। क्लियर। एक तरफ हमने ले लिया स्ट्रेन, ठीक है। तो अपने पास मान लेते हैं कि रबर बैंड है, अगेन एक रबर बैंड है। इनिशियली हम क्या करते हैं, रबर बैंड पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। हमने इस पे वेट लगाया, नहीं लोड कर रहे हैं पहले एक ऑब्जेक्ट को, ये लोड किया हमने, ये। तो हिस्टेरेसिस क्या होता है? फिनोमिना होता है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फिनोमिना करते हैं, फिर उसी फिनोमिना को रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। तो देखते हैं कि वो अपना जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला पाथ है और जो रिवर्स डायरेक्शन वाला पाथ है वो फॉलो करता है। तो उस फिनोमिना को कहते हैं हिस्टेरेसिस। ये हिस्टेरेसिस आप 12th में भी पढ़ेंगे मैग्नेटिक चैप्टर में, ठीक है। तो हमने जब इनिशियली इस पे देखा तो ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व बन रहा था रबर बैंड का। फिर जब उसको सेम लोड जब हम रखते गए, सपोज हमने ये रबर बैंड लिया, ये बांध दी हमने रबर बैंड ऐसे, या रबर की शीट बांध दी। पहले हमने इस पे लोड रखा 5 या ज्यादा हो गया 5, हमने इस पे वेट सॉरी मास रखा 100 ग्राम, ठीक है। फिर हमने इस पे 100 ग्राम और ऐड कर दिया, ऐसे करते करते 100 ग्राम और ऐड कर दिया, और 100 ऐसे करते हमने इस पे 400 ग्राम इस पे लोड कर दिया। लोड करते रहे तो ये हमारे पास कुछ पाथ उसका ग्राफ बना। फिर हमने धीरे धीरे करके पहले इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया, और फिर इसको हटाया, फिर देखा क्या रिगेन। तो इसने जो पाथ ट्रेस करा ग्राफ हमने, तो पाथ वो उसने ये ट्रेस किया, क्लियर। यानी उसने सेम पाथ को ट्रेस नहीं किया है लोड और अनलोडिंग के टाइम पे। तो उस फिनोमेना को कहते हैं हम हिस्टेरेसिस। यही है इलास्टिक। व्हेन unloaded the material is restored to its original length, but any stage of the loading and unloading strain is not proportional to stress. Clear? Just simply the stress strain curve is not retraced on unloading
इज नॉन आर इलास्टिक हिस्टैरिसीस। कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिट्रेस नहीं करते हैं लोडेड और अनलोडिंग के टाइम पे, तो उसको कहते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ये फिनोमेना हो गया लोडेड वाला, लोडिंग के टाइम पे। ये हो गया अनलोडिंग। अब पहला पोर्शन अपने पास, मैं कलर चेंज करता हूं इसका। देखिए ये वाला, ये एरिया अंडर ओ ए बी, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय रबर। ठीक है, ये कर रहा है वर्क डन बाय रबर, यानी इसके अंदर का एरिया आ गया ये सारा एरिया यहां से लेके यहां तक, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, ये होता तो जाएगा तो इसको हटा देते हैं, ये सारा एरिया। अब आता है दूसरा एरिया अंडर बी सी ओ, वर्क डन ऑन रबर। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारे पास, एरिया अंडर ओ एस बी सी ओ, यानी इसके अंदर का, इसमें से ये माइनस होके जो ये जो एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर ओ ए बी सी ओ, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग लोडिंग है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लॉस। तो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस। तो इसका यूज कहाँ है ना, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, ये तो हमने देख लिया। इसका यूज होता है बेसिकली जब कुछ ऐसे मटेरियल हमें चूज करने हैं जिसका हिस्टैरिसीस, ये जो लूप है ये जितना पतला हो, यानी एनर्जी लॉस जितनी कम हो उतना हमें बेनिफिशियल है। बेसिकली जब हम कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो ब्लैक कलर की रबर यूज करती है, तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। वो वही रबर यूज करने के, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका बहुत है ना कम होता है, वो हमने पहले ही पढ़ा है पीछे लॉज ऑफ मोशन में। दूसरा एक रीजन ये होता है कि जब वो रोड पे चलती है, वो जो टायर जब रोड पे चलता है और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट होती है, तो उसका जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो बहुत कम होता है, यानी हीट लॉस बहुत कम होगा। हीट लॉस कम होगा तो उससे क्या होगा, क्योंकि गर्म जल्दी नहीं हो रही है, तो इससे उसमें वियर एंड टियर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी, और इसी वजह से टायर जो है वो काफी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। अगर ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस कर्व मोटा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी व्हीकल की, और कार का जो टायर है वो भी कुछ टाइम बाद टूट जाएगा, और जो कि काफी कॉस्टली टायर होता है। राइट, तो ये था अपना, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो पूरा का पूरा डिपेंड था हमारा हुक्स लॉ पर। ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सिर्फ हमारे 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, उनको कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं। तो जाके एक बार सारे लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, और साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे करा रहा हूँ वो थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन कंप्लीटली करा रहा हूँ। आपका पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर क्या बन जाएगा, एक रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। क्लियर, बाकी बाद में आपको बार बार वीडियोस या किसी चीज में देखना नहीं पड़ेगा, सारा डेटा आपको एक जगह आपके रजिस्टर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए।